कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइवेट प्लेन के अंदर, जहां कुछ अमीर लोग एक शानदार सफर पर निकलने की तैयारी में होते हैं। लेकिन जैसे ही एक अजीब और अटपटी सी दिखने वाली महिला प्लेन में चढ़ती है, बाकी सारे पैसेंजर्स के चेहरों पर एक अजीब सी नफरत झलक उठती है। यह महिला किसी की परवाह किए बिना अपना लैपटॉप खोलती है और चुपचाप अपने काम में डूब जाती है, जबकि दूसरी तरफ बाकी सारे रईसजादे ड्रिंक्स के गिलास टकराकर ठहाके लगा रहे होते हैं। तभी माहौल को और मजेदार बनाने के लिए एक आदमी अपना फोन निकालता है और सबको इस महिला की एक पुरानी हास्यास्पद वीडियो क्लिप दिखाना शुरू कर देता है। यह वही क्लिप थी जो इस महिला ने द लास्ट हीरो नाम के एक सर्वाइवल शो के ऑडिशन के लिए बनाई थी, जिसमें वह शहर के बीचों बीच एक नकली जंगल में जिंदा रहने के हास्यास्पद ट्रिक्स दिखा रही होती है। अपने काम में खोई हुई महिला की नजर जब अचानक इन हंसते हुए चेहरों पर पड़ती है, तो उसे समझते देर नहीं लगती कि पूरा केबिन उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से और शर्म से भरी आंखों के साथ वह अपने डॉक्यूमेंट्स को गुस्से में डिलीट कर देती है, लेकिन उनकी यह हंसी अगले ही पल दहशत की चीखों में बदल जाती है, जब प्लेन एक भयंकर विनाशकारी तूफान की गिरफ्त में आ जाता है। झटके इतने खौफनाक होते हैं कि जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वो हवा में गेंदों की तरह इधर से उधर उछलने लगते हैं। तभी अचानक प्लेन के एक इंजन में आग भड़क उठती है और अगले ही सेकंड में केबिन का प्रेशर टूटते ही एक आदमी सीधा हवा में उड़ जाता है। यही खुदगर्ज आदमी गिरते गिरते इस महिला को पकड़ लेता है और यहाँ भी यह भली महिला उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन असली इंसानियत का असली चेहरा तब सामने आता है जब यह आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसी महिला को सीट से बाहर धकेलने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक और यात्री उड़ता हुआ उसकी टांग जकड़ लेता है ताकि वह सीधा प्लेन से बाहर न गिर जाए। जब यह आदमी पागलपन में महिला का गला घोंटने लगता है, तो अपनी जान बचाने के लिए वह अपने बचाव में एक कांटा पूरी ताकत से उसके हाथ में घोंप देती है। ग्रिप छूटते ही दोनों आदमी हवा में उड़कर प्लेन के टूटे हुए हिस्से से बाहर गिर जाते हैं। महिला दहशत भरी आंखों से देखती है कि उनमें से एक आदमी एक रस्सी में उलझ गया है और हवा के भयानक दबाव से उसका चेहरा बार बार शीशे से टकरा रहा है। यह खौफनाक मंजर बर्दाश्त से बाहर होने पर वह कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा गिरा देती है। इसी बीच प्लेन सीधा समंदर की उफनती लहरों से जा टकराता है और पानी में तेजी से डूबने लगता है। हिम्मत जुटाकर महिला अपनी सीट बेल्ट खोलती है और एक एयर होस्टेस की तैरती हुई लाश के पास से गुजरती हुई प्लेन के टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल आती है। खराब मौसम और तूफानी लहरों के बीच उसे दूर एक धुंधला सा आइलैंड नजर आता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वह उसी दिशा में तैरना शुरू कर देती है। कई घंटों बाद जब उसे होश आता है, तो वह खुद को एक वीरान अनजान आइलैंड की रेत पर अकेली पाती है। जैसे ही महिला उठकर इस अनजान और खतरनाक आइलैंड का जायजा लेने आगे बढ़ती है, तभी अचानक उसे वहां प्लेन क्रैश का एक और जिंदा बचा हुआ शख्स दिखाई देता है और जब वह गौर से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह और कोई नहीं बल्कि वही मगरूर अमीर आदमी है जो प्लेन में उसका मजाक उड़ा रहा था। आदमी अपनी बुरी तरह जख्मी टांग के साथ बेहोश पड़ा होता है और महिला, जिसका नाम अब हम जान चुके हैं, लिंडा, बिना एक पल सोचे अपनी सर्वाइवल स्किल्स का पूरा इस्तेमाल शुरू कर देती है। वो आइलैंड पर बिखरी लकड़ियों और सूखे पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी करती है ताकि आदमी को तेज धूप से बचाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, वह बारिश का पानी जमा करने के लिए एक गड्ढा खोदती है और उसमें नारियल के खोल रखती है ताकि प्यास बुझाने का इंतजाम बना रहे। जब आदमी को होश आता है, लिंडा उसे बताती है कि इस हादसे में उन दोनों के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा। इसके बाद वह दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाती है और उस पर शिकार की हुई मछली भी पकाती है। लेकिन जब वह यह पकी हुई मछली लेकर आदमी के पास जाती है, तो उसके अमीर बाप की औलाद वाला नशा अभी उतरा नहीं होता। वो मछली को देखकर ऐसे मुंह बनाता है जैसे उसे किसी 5 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट का खाना परोसा जाना चाहिए था। शाम के वक्त समंदर के किनारे बैठी लिंडा अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। शायद जिंदगी में पहली बार उसे लगता है कि वो अपनी सही जगह पर है। लेकिन आदमी का मिजाज इससे बिल्कुल उलट था। ये छोटी सी झोपड़ी उसके नखरों और उसकी शानो शौकत के हिसाब से बहुत ही तंग थी और वो सिर्फ इस उम्मीद में था कि कोई आए और उन्हें वापस शहर की आरामदेह जिंदगी में ले जाए। असल में इस पूरे हादसे की जड़ें अचानक नहीं जमी थी। इस कहानी के तार जुड़ते हैं प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के चमकते हुए ऑफिस से, जहां लिंडा दिन रात सिर्फ इस उम्मीद में मेहनत करती थी कि एक दिन उसका काम उसे कंपनी में सही मुकाम दिलाएगा। मगर अफसोस, उसका बॉस डोनोवन एक नंबर का धोखेबाज निकलता है। वह लिंडा की शराफत का फायदा उठाकर न सिर्फ उसकी मेहनत का क्रेडिट खा जाता है, बल्कि उसकी बनाई जबरदस्त रिपोर्ट्स को अपना बताकर ऊपर तक वाह
हवा ही बटोर लेता है। ऑफिस के बाकी कोलीग्स भी उसे अजीब समझकर उससे दूर दूर रहते थे और कभी किसी पार्टी या हैंगआउट पर उसे बुलाया भी नहीं जाता था। फिर भी लिंडा अपनी उम्मीद नहीं हारती थी, क्योंकि कंपनी के लेट फाउंडर को हमेशा लगता था कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए लिंडा से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं। अब लिंडा को पूरा यकीन था कि जब फाउंडर का बेटा ब्रैडली प्रेस्टन अपने बाप की कुर्सी संभालेगा तो उसे उसका हक जरूर मिलेगा। ये आखिरी उम्मीद वह घर आकर अपने पालतू तोते कराटे से शेयर करती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब ब्रैडली ऑफिशियली बॉस की कुर्सी संभाल लेता है तो वह लिंडा की जगह अपने पुराने दोस्त डोनोवन को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थमा देता है। जब लिंडा को इस धोखे का पता चलता है तो वह सीधा ब्रैडली के पास जवाब मांगने पहुंच जाती है, लेकिन ब्रैडली बेशर्मी से साफ कह देता है कि लिंडा एक बहुत अच्छी वर्कर तो है, मगर बॉस दिखने के लिए पर्सनैलिटी चाहिए होती है। वो ताना मारते हुए कहता है कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि खुद को भी प्रेजेंट करना और बेचना आना चाहिए। इन सब जख्मी करने वाली बातों के बावजूद ब्रैडली उसे एक आखिरी मौका देता है अपने साथ एक अहम बिजनेस ट्रिप पर चलने का, जहां एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली थी। असल सच ये था कि ब्रैडली और डोनोवन दोनों को कंपनी के कोर बिजनेस का कुछ भी पता नहीं था, इसलिए डील फाइनल करने के लिए उन्हें लिंडा के दिमाग की सख्त जरूरत थी। तभी इसी अहम मीटिंग के बीच ब्रैडली की फियांसी झूरी आ जाती है। ब्रैडली उसकी खातिर मीटिंग वहीं रोक देता है और जाते जाते लिंडा को एक बार फिर बेइज्जत करते हुए कहता है कि उसके केबिन से अजीब सी बदबू आती है, क्योंकि वह वहीं बैठकर लंच करती है, जिसकी बाकी लोग भी शिकायत करते हैं। इस दर्दनाक बेइज्जती से टूटी हुई लिंडा ऑफिस से बाहर निकलकर पार्किंग लॉट में जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। यहीं से कहानी वापस प्रेजेंट में लौटती है, जहां ब्रैडली वापस शहर जाने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन लिंडा को शहर की उस घुटन भरी जिंदगी से कहीं ज्यादा इस आइलैंड पर सुकून मिल रहा था। ब्रैडली हैरान होकर पूछता है कि लिंडा ने अभी तक मदद के लिए कोई सिग्नल क्यों नहीं बनाया। इस पर लिंडा मुंहतोड़ जवाब देती है कि वह उनके जिंदा रहने के इंतजाम, खाना, पानी और आग जुटाने में मशरूफ थी। बातों बातों में माहौल गरमाने लगता है जब ब्रैडली गुस्से में याद दिलाता है कि वह अब भी उसका बॉस है और उसे उसकी बात सुननी पड़ेगी। अपने बॉस के इस अकड़े हुए और मगरूर रवैये से तंग आकर लिंडा अपना सामान उठाती है और उसे उसके हाल पर अकेला छोड़कर कैंप से निकल जाती है। जब सूरज ढलता है और जंगल की डरावनी आवाजें ब्रैडली को घेर लेती हैं, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि इस आइलैंड पर ऑफिस का स्टेटस नहीं, सिर्फ सर्वाइवल की ताकत चलती है। अगली सुबह लिंडा अपने हाथ में एक तेज भाला और पीने का पानी लेकर वापस लौटती है, ताकि अपने बॉस को याद दिला सके कि अब वह किसी ऑफिस में नहीं बल्कि उसकी दुनिया में है, जहां सिर्फ सर्वाइवल स्किल्स काम आती हैं। वह बताती है कि वह उनके खाने के लिए एक जंगली सुअर का शिकार करने जा रही है, क्योंकि पता नहीं उन्हें यहाँ कितने दिन और गुजारने पड़े। जंगल की घनी झाड़ियों में भटकते हुए आखिरकार उसे एक खतरनाक जंगली सुअर मिल जाता है। लिंडा दिमाग लगाती है, उसे एक जाल में फंसाकर ऊपर से हमला करती है, लेकिन एक बार काफी नहीं होता। जख्मी सुअर लगातार पलटकर हमला करता रहता है। आखिरकार लिंडा उसे अपने लकड़ी के भाले से तब तक मारती है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। खून में लथपथ मगर शिकार के साथ लिंडा वापस कैंप पहुंचती है, जहां उस शाम आग के सामने शिकार पकाते खाते हुए दोनों के बीच माहौल अनजाने में थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है। अगले दिन आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए लिंडा को एक खूबसूरत झरना मिल जाता है। तभी अचानक उसकी नजर दूर समंदर में गुजर रही एक बोट पर पड़ती है। एक ऐसा मौका जो उन्हें इस आइलैंड से बचा सकता था, लेकिन लिंडा यहाँ एक हैरान करने वाला फैसला लेती है। वह मदद के लिए कोई आवाज नहीं लगाती। वो चाहती थी कि वह इसी आइलैंड पर रहे, क्योंकि ऑफिस की उस घुटन भरी और ताने मारती जिंदगी से कहीं बेहतर उसे यहाँ का यह आजाद माहौल लग रहा था। कैंप वापस आकर वो यह बात ब्रैडली से छुपा लेती है, लेकिन ब्रैडली इस बात से शदीद गुस्से में था कि प्लेन क्रैश को 2 हफ्ते हो चुके हैं और लिंडा अब तक उन्हें बचाने के लिए कोई सिग्नल नहीं बना रही। उन दोनों के बीच जोरदार बहस होती है और ब्रैडली अकेले ही जिंदा रहने का फैसला करके वहां से निकल पड़ता है। जाते जाते लिंडा उसे ताना मारती है कि वह बस एक बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा है, जिसकी कंपनी भी खुद उसके बाप की बनाई हुई है। गुस्से में ब्रैडली पलटकर चिल्लाता है, "You are fired!" लेकिन इस खोखली धमकी पर लिंडा को सिर्फ हंसी आती है। ब्रैडली का अकेले जिंदा रहने का हर तजुर्बा बुरी तरह फेल हो जाता है। वो न पानी जमा कर पाता है, न घर बना पाता है। हालात ये हो जाते हैं कि उसे जिंदा रहने के लिए घिनौने कॉकरोच खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ लिंडा एक शानदार वेकेशन जैसी जिंदगी जी रही थी। जब ब्रैडली को एहसास होता
है कि इन कीड़ों की अजीब डाइट से पेट भरने के बजाय वह उल्टा बीमार पड़ जाएगा, तो वह हार मानकर लिंडा के पास माफी मांगने वापस लौटता है। काफी देर तक जलील होकर उससे माफी मांगने के बाद लिंडा उस पर तरस खाती है और कहती है कि वह उस जैसी नहीं है, उसे दूसरों को नीचा दिखाने में कोई मजा नहीं आता। वह उसे वापस कैंप में आने और अपना लाया खाना खाने की इजाजत दे देती है। कुछ दिन बाद लिंडा उसे आइलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाती है, जहां तक जाने का रास्ता एक गहरी खौफनाक खाई के ऊपर बनी एक पतली सी पगडंडी से होकर गुजरता है। लेकिन ऊपर पहुंचकर समंदर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। वहां लिंडा उसे अपनी स्किन पर जहरीली बेरीज का रस लगाकर उनकी पहचान करना सिखाती है। वापस आते वक्त घनी बेलों के बीच से गुजरते हुए तभी अचानक लिंडा पहाड़ से गिरने ही वाली होती है कि ब्रैडली उसे झपट कर खींच लेता है और बचा लेता है। हालांकि उसने यह किसी इंसानियत की वजह से नहीं किया था, बल्कि उसे अच्छी तरह पता था कि लिंडा के बिना वो इस आइलैंड पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। कैंप में आकर लिंडा कोयलों पर कच्चे केले पकाती है और बताती है कि उसने यहाँ के फलों से एक देसी वाइन भी बना ली है। ड्रिंक पीते हुए दोनों एक दूसरे से अपने दिल की गहरी बातें शेयर करते हैं। लेकिन अगली सुबह हैंगओवर अभी उतरा भी नहीं होता कि आइलैंड पर एक भयानक तूफान आ जाता है, जो उनके कैंप को पूरी तरह तबाह कर देता है। ब्रैडली एक गिरते हुए पेड़ के नीचे दबने ही वाला होता है कि लिंडा झपट कर उसे बचा लेती है। दोनों अपनी जान बचाकर समंदर के किनारे एक गुफा में पनाह लेते हैं, जहां ठंड से बचने के लिए उन्हें अपने गीले कपड़े निकालकर एक दूसरे की बॉडी हीट से खुद को गर्म रखना पड़ता है। लेकिन जब तूफान थमता है और मौसम साफ होता है, लिंडा खुद को गुफा में अकेला पाती है। वो घबराई हुई ब्रैडली को जंगल में ढूंढने निकलती है और तभी अचानक उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे हैरान कर देता है। ब्रैडली वहां लकड़ियों से कुछ बना रहा होता है, मगर वो नहीं चाहता कि लिंडा उसे अभी वो चीज देखे। आखिरकार दोनों मिलकर उस तबाहशुदा कैंप की जगह एक नया और ज्यादा मजबूत कैंप बनाने का फैसला करते हैं, इस बार थोड़ी ऊंचाई पर। दोनों मिलकर काम करते हैं तो झोपड़ी भी तेजी से तैयार हो जाती है। एक शाम ब्रैडली अपनी पुरानी बदतमीजी भुलाकर लिंडा का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि लिंडा ने उसकी जान बचाई और उसे इस आइलैंड पर जीना सिखाया। इसी एहसान के बदले ब्रैडली ऑफर करता है कि आज रात का खाना वो खुद बनाएगा। लेकिन अफसोस, ये कोई दोस्ती का हाथ नहीं था, बल्कि एक खौफनाक साजिश थी। शाम को खाना खाते ही अचानक लिंडा की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन ब्रैडली इस पर बिल्कुल हैरान नहीं होता, क्योंकि उसने खाने में जहर मिला दिया था। उसका प्लान था कि वह सारा सामान और सप्लाई चुराकर अपनी बनाई हुई लकड़ी की कश्ती पर इस आइलैंड से निकल जाए। मगर जिसे आम जिंदगी में अपने काम ठीक से करना नहीं आता, वो भला समंदर की खूंखार लहरों से क्या मुकाबला करेगा। समंदर की तेज लहरों में उसका बनाया राफ्ट टूटकर बिखर जाता है और ब्रैडली पानी में डूबने ही वाला होता है कि आखिरी वक्त पर लिंडा उसे बचा लेती है। जहर की वजह से खुद बुरी हालत में होने के बावजूद लिंडा उसे पानी से बाहर निकालती है और सीपीआर देकर उसकी जान बचाती है। लिंडा उस पर गुस्सा करने के बजाय चुप रहती है, क्योंकि ब्रैडली इतना बड़ा लूजर था कि उसने खाने में जहर की क्वांटिटी भी ठीक से नहीं डाली थी। लेकिन लिंडा अब किसी रहम के मूड में नहीं थी। बदला लेने के लिए वह चुपके से ब्रैडली को एक पहले से पकड़े हुए ऑक्टोपस के न्यूरोटॉक्सिन से पैरालाइज कर देती है। वह जिंदा तो था, सब सुन और देख भी रहा था, पर हिल नहीं सकता था। तभी लिंडा उसे सजा देने के लिए एक धारदार चाकू निकालती है और उसके करीब आती है। ब्रैडली खौफ के मारे चीखना चाहता है, पर आवाज नहीं निकलती। हालांकि वह उस चाकू से सिर्फ एक चूहे को मारती है, मगर वह ब्रैडली के दिमाग में यह खौफ बिठाने में कामयाब हो जाती है कि इस आइलैंड पर लिंडा ही सब कुछ है और ब्रैडली की औकात एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। यह कड़वा सच मानते हुए ब्रैडली चुपचाप लिंडा की हर बात मानने लगता है और उसके इशारों पर काम करने लगता है। लेकिन एक दिन जब लिंडा जंगल में फल तोड़ रही होती है, उसकी नजर समंदर में एक छोटी बोट पर पड़ती है और इस बोट पर जो सवार थी उसे देखकर लिंडा के होश उड़ जाते हैं। वो ब्रैडली की मंगेतर झूरी थी। प्लेन क्रैश के बाद से झूरी पागलों की तरह अपने होने वाले दूल्हे को ढूंढ रही थी, जबकि गवर्नमेंट की रेस्क्यू टीम ने कब का हार मान लिया था। शौक में डूबी लिंडा किसी तरह झूरी और उसके बोटमैन से मिल लेती है। तभी रास्ते में बातों बातों में लिंडा को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उन्हें ढूंढने सिर्फ यह दोनों आए हैं, इनके अलावा पीछे कोई सर्च टीम नहीं है। ये जानते ही लिंडा के दिमाग में एक शैतानी और खौफनाक प्लान जन्म लेता है। वो चालाकी से उन दोनों को पहाड़ के उस खतरनाक और पतले रास्ते पर ले जाती है जहां वो गहरी खाई थी। लिंडा झूरी को आगे आगे चलने देती है और तभी अचानक जैसे ही झूरी का पांव एक कमजोर पत्थर पर पड़ता है, वह फिसलकर सीधा गहरी खाई में जा गिरती है। बोटमैन उसे बचाने के लिए झुकता है, लेकिन लिंडा चुपचाप पीछे हटकर इन दोनों के खाई में गिरकर मरने का खौफनाक तमाशा शांति से देखती रहती है। इन दो कत्लों के बाद जब लिंडा कैंप वापस आती है तो वह अंदर से थोड़ी परेशान और बेचैन सी हो जाती है। ब्रैडली नोटिस
नोटिस करता है कि कोई चीज उसे अंदर ही अंदर खा रही है। अपने गुनाहों के बोझ तले लिंडा अपना कामकाज छोड़ देती है और ब्रैडली को अकेला शिकार पर जाने देती है। तभी समंदर के किनारे एक जंगली सुअर का पीछा करते हुए ब्रैडली की नजर रेत में दबी एक लाश पर पड़ती है। जैसे ही वो उस लाश की उंगली में अंगूठी देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लाश झूरी की थी। ब्रैडली फौरन समझ जाता है कि यह जरूर लिंडा का ही काम है। वह गुस्से में आग बबूला होकर कैंप लौटता है और रिंग दिखाकर लिंडा पर सीधा खून का इल्जाम लगाता है। लिंडा बहाना बनाती है कि झूरी एक्सीडेंट में मरी थी और उसने यह बात इसलिए छुपाई ताकि ब्रैडली और परेशान ना हो जाए। लेकिन इस बार ब्रैडली को पिछली एक भयानक बात भी याद आ जाती है। लिंडा का पहला हस्बैंड भी तो इसी तरह उसके एक प्लानशुदा एक्सीडेंट में मरा था। जैसे ही ब्रैडली अपना चाकू निकालता है, लिंडा समझ जाती है कि अब सच सामने आ चुका है और वह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगती है। जंगल में दोनों के बीच एक भयानक और खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंडा पीछे से हमला करके उसका गला घोंटने की कोशिश करती है और इस खतरनाक फाइट में वह अपने दांतों से उसे कुत्तों की तरह काट लेती है। तो जवाब में ब्रैडली उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है। तभी लिंडा उसे एक पत्थर दे मारती है और झूरी की वह अंगूठी जो उसने लड़ाई के दौरान अपने दांतों से खींच ली थी, एक साइको की तरह सीधा निकल जाती है। जब ब्रैडली दोबारा उस पर झपटता है तो लिंडा अपने चाकू से उस पर जोरदार वार करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। जान बचाकर भागता हुआ ब्रैडली आइलैंड के दूसरे हिस्से में कांटेदार झाड़ियों के पास पहुंचता है, वही जगह जहां जाने से लिंडा ने उसे सख्ती से मना किया था। लेकिन वहां पहुंचते ही ब्रैडली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां कोई खतरनाक जंगल नहीं बल्कि एक आलीशान विला खड़ा था। घबराते हुए जब वो अंदर दाखिल होता है तो वहां महंगे खाने पीने का ढेर सारा सामान बिखरा पड़ा था। तभी अचानक उस बंगले के लाउडस्पीकर्स पर लिंडा की आवाज गूंज उठती है और अब वह सब कुछ सच बता देती है। उसे इस आलीशान विला के बारे में बहुत पहले से पता था। उसने वहां के सर्वेंट का पीछा करके चुपके से सिक्योरिटी कोड याद कर लिया था और उससे मिला चाकू भी यहीं से चुराया था। सबसे खौफनाक सच यह था कि लिंडा चाहती तो उन्हें कब का बचा लेती, लेकिन वह इस आइलैंड से जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह चोरी छुपे यहाँ आती, अच्छा खाना खाती और ऐश करती। और उसने यहाँ झूरी और बोटमैन दोनों को बेरहमी से मार दिया था ताकि इस आइलैंड पर उसका राज हमेशा ऐसे ही चलता रहे। तभी सामने के दरवाजे से लिंडा हाथ में एक बड़ी शॉटगन लेकर निकलती है और बंदूक ब्रैडली पर तान देती है। डर के मारे रोता हुआ ब्रैडली झूठी कहानियां सुनाने लगता है। मैं सब समझ गया हूँ, मुझे असली खुशी मिल गई है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं जिंदगी भर यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी इन चिकनी छुपड़ी बातों में आकर लिंडा भी थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाती है, मगर ब्रैडली मौका देखकर उससे बंदूक छीन लेता है और जीत की खौफनाक मुस्कुराहट के साथ उसे क्रेजी बिच कहकर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन अफसोस, बंदूक में कोई गोली थी ही नहीं। जवाब में लिंडा दीवार पर टंगा हुआ एक भारी लोहे का गोल्फ क्लब उठाती है और ब्रैडली को उसी से बुरी तरह पीट पीट कर मार डालती है। अब ठीक 1 साल बाद का सीन आता है। प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर के नाम से लिंडा आज पूरी दुनिया की नजरों में मशहूर हो चुकी है। उसकी लिखी हुई सर्वाइवल बुक दुनिया की बेस्ट सेलर बन चुकी है, जिस पर अब एक हॉलीवुड मूवी भी बनने जा रही है। आखिरी सीन में हम लिंडा को एक अमीर सेलिब्रिटी के रूप में गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। अपनी सबसे महंगी कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार में अपने फेवरेट पालतू तोते कराटे के साथ बैठी कैमरे की तरफ एक किलर मुस्कुराहट के साथ देखती हुई। और इसी के साथ हमारी यह भयानक और माइंड ब्लोइंग फिल्म खत्म होती है।